कुर्बानी है। आप लोगों ने माशाल्लाह कुर्बानी देके क्लास में टाइम दिया। अच्छा देखिए बेटा, हम आज कंटिन्यू करेंगे, लेट नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी कि प्रोविजन फॉर डॉफर्डेड बी, बेडेड बी, उन सब की क्या एडजस्टमेंट होती है आईएएस के अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एक चीज रह गई हमारी, वो थी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पहले मैं गाइड कर देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे ट्रीट करते हैं ये पहले मैं गाइड कर दूं आपको। ओके, सही। अच्छा जी देखें, पेपर में अगर लोन दिया हुआ हो, जैसे ये सवाल है ना, इसमें लोन दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। ये देखें, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट परसेंट बैंक लोन, और उसके आगे अमाउंट दिया हुआ है कितना, 5,000, 50,000 सॉरी। और अलग से हमने इंटरेस्ट पे भी किया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो पेपर में इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको सवाल में लोन दिया हुआ हो, सवाल में लोन के आगे परसेंटेज हो, और फिर इंटरेस्ट पे किया हो नहीं किया हो, वो अलग बात है। तो सवाल के अंदर अगर लोन आ जाए तो फिर हम इंटरेस्ट लिखेंगे। सवाल में अगर लोन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, सवाल में अगर लोन आ जाए तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए एक्सपेंस लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एज एक्सपेंस लिखना होगा, ठीक है, ये बात ज़हन में बैठा लें। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन आ जाए, नॉन करंट लायबिलिटी आ जाए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होता है, इसके पीछे दो बातें हैं। पहली बात एंड देन दूसरी बात। पहली बात कि नथिंग इज मेंशन इन एडिशनल इन्फो। नथिंग इज mentioned in additional info। ये मैंने काफी बड़ा करके लिख दिया। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अलग से कुछ बताया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अलग से कुछ बताया नहीं है। क्या नहीं बताया, बाज दफा क्या होता है, वो सवाल में बताता है कि इतना इंटरेस्ट अक्रूड है, या इतने महीने का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, वो आगे सवालों में आपको आएगा। तो अगर क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, जैसे ये एडजस्टमेंट दी हुई ना, 1 2 3 4 5 6, अगर एडजस्टमेंट में लोन के बारे में नहीं, इंटरेस्ट के बारे में, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमने 9 महीने का पे किया है, 6 महीने का पे किया है, या 3 महीने का बकाया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, वो जहन में बिठा लें। जो हमने इंटरेस्ट पे किया होता है उसमें क्या कर देते हैं, बल्कि मैं और आसान कर देता हूँ, और आसान करता हूँ, हाँ हाँ मुश्किल कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम लोन लिखते हैं, लोन के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज, एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं मंथ्स, डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के बारे में नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हो, तो आपने क्या करना है, लोन को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, एंड देन मल्टीप्लाई करना है अगर साल के बीच में लोन लिया है। अच्छा, ये लोन साल के बीच में नहीं लिया, तो फिर हम कितने महीने हो चुके हैं उसको, एंड देन डिवाइड बाय 12 करना है। जरा आते हैं इस सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल में हमने कितना परसेंट लोन लिया, हमारा लोन कितना है, 50,000 है, उस पर इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वर्किंग मैं आपको यहाँ साइड पे कराऊंगा। हम सबसे पहले लिखेंगे लोन का अमाउंट। लोन का अमाउंट कितना है बेटा, लोन का अमाउंट है 50,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 8% से। देन मल्टीप्लाई करेंगे मंथ यूज डिवाइड बाय 12। मंथ यूज डिवाइड बाय 12 हम तब करते हैं जब हमने लोन साल के बीच में लिया हो। जब हमने लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया हो, मतलब लोन इसी साल लिया हो और बीच में लिया हो, 6 महीने पहले लिया हो, 9 महीने पहले लिया हो, उसके लिए वो एडिशनल इन्फो में लोन के बारे में बताएगा। इसने लोन की पेमेंट के बारे में बताया, लोन के लेने के बारे में नहीं बताया कि लोन हमने कब लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने। सो ये वाली चीज फिर नहीं होगी, सिर्फ हम लोन को मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। तो लोन को आपने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, मुझे बताएं कितना अमाउंट आया। जी, जरा क्लास है क्लास। 50,000 का मल्टीप्लाई किया 8% से, कितना अमाउंट आया जल्दी बताएं। आई थिंक सो 4,000 आएगा। जी गाइस, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, 4,000 आएगा, ठीक है।
तो ये 4,000 हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये 4,000 हमारा क्या है, ये 4,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सर तो ये 3,000 क्या है जिसमें लिखा हुआ है? बेसिकली बेटा, ट्रायल बैलेंस में वो इंटरेस्ट आता है जो हमने पे किया है। ट्रायल बैलेंस में वो इंटरेस्ट आता है जो हमने पे किया है। हमारा इंटरेस्ट बनता है 4,000। इट मीन्स हमने 1,000 रुपये कम पे किया है। तो एक तरीका तो ये कि आप 3,000 के अंदर 1,000 ऐड कर दें और जाके 4,000 लिखें इनकम स्टेटमेंट में, या इनकम स्टेटमेंट में कंप्लीटली 4,000 लिखें। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूं। अगर एडजस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा जिसमें बताया गया, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें लोन और परसेंटेज ये तो हम वैसे ही करते हैं, लोन और परसेंटेज ये तो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन मंथ डिवाइड बाय 12 ये हम तब करते हैं अगर लोन साल के बीच में लिया हो। ठीक है, तो इस सवाल में आप देख लें, एडजस्टमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है जो इंटरेस्ट और लोन के ऊपर हो, कोई बात नहीं है ऐसी। तो मैंने क्या किया, लोन का अमाउंट लिया 50,000, मल्टीप्लाई किया 8% से, ये आ गया 4,000। ठीक है, ये 4,000 जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की मद में एक्सपेंस के अंदर जाएगा। सर ये 3,000 का क्या सीन है? तो बेटा बेसिकली जब हम एसओएफपी बनाते हैं तो एसओएफपी में हमें दिखाना होता है कि कितना अक्रूड है, कितना अदर पेबल है। तो ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है ये वहां शो होगा, किसमें? एसओएफपी में शो होगा। ठीक है, मैं जरा आपको सवाल की जो सॉल्यूशन है वो जरा दिखा देता हूँ। क्या हो गया भाई? हाँ ये रहा, ये आप देख लें, लिखा हुआ है बैंक लोन इंटरेस्ट पेड 4,000। इन्होंने क्या किया, 3,000 लिखा और इसमें 1,000 रुपये ऐड किया है, मतलब टोटल 4,000 ही आएगा। 3,000 हमने पे किया था और 1,000 क्या हमारे पास अप्रूव्ड है। यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई इशू? मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आगे एक और सवाल है उसमें से भी देखता हूँ, अगर है तो उसमें से भी करा देता हूँ। ये एक सवाल और है। ठीक है, ये एक सवाल और है। इस सवाल में मैं ये 6% बैंक लोन को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, इस लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया था उसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। सर ये क्या चीज़ है, रीपेबल 30 मई 2022? बेसिकली जब हम लोन लिखते हैं तो लोन के साथ हम परसेंटेज भी लगाते हैं, और वो लोन हमें कब पे करना है, कब पे करना है ये भी लिखते हैं। ये फिर एसएफपी में काम आता है कि इसको हमें नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाना है या इसको हमने करंट लायबिलिटी में दिखाना है, ये वहां काम आता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं एडिशनल इन्फो के ऊपर। ये एडिशनल इन्फो है, तकरीबन कोई 8 के करीब एडिशनल इन्फो है। पहली इन्फो के अंदर इसने बात की है किसके बारे में? गुड्स के बारे में बात की है, इंटरेस्ट लोन की कोई बात ही नहीं हो रही। सेकंड में उसने कैरेज ऑफ गुड्स की बात की है, छोड़ दें। थर्ड में इन्वेंट्री की बात की है, फोर्थ में रेंट की बात की है, फिफ्थ में इंश्योरेंस की बात की है, ये इसकी बात की है, क्या बोलते हैं, ओविंग की बात की है। फिर मोटर व्हीकल की बात की है, फिर डेप्सन की बात की है, फिर रिसीवल की बात की है। इसने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी बात नहीं की है। क्वेश्चन इज कम्प्लीटली साइलेंट। तो सर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया हम वही यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लोन। लोन का अमाउंट कितना है बेटा? 40,000। कितना है बेटा? 40,000। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, वो कितना है? 6%। देन अगर लोन हमने साल के बीच में लिया है तो ये भी आपको एडिशनल फॉर्म बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एडिशनल इन्फो में ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो 40,000 को मल्टीप्लाई कर दें 6% से, कितना आएगा बेटा? आई थिंक सो 40,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6% से तो ये हो जाएगा 400, 2,000 और 2,400 ही आएगा। लेकिन आप लोग फिर बताएं, सिर्फ 2,400 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 2,400 आंसर आएगा। तो ये अमाउंट हमारे पास जाएगा किसमें? ये अमाउंट हमारे पास, अल्लाह भला करे, उसमें जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो सर हमने इंटरेस्ट पे भी 2,400 किया है, इट मीन्स कोई अक्रूड नहीं है। जब हम एसओएफपी बनाते हैं ना, तो एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में बताना होता है कि हमारा कितना इंटरेस्ट अक्रूड है। तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो हमने पे किया है और जो हमारा बनता है, ये फिर हम एसओएफपी में शो करते हैं। ठीक है, मैं एक और सवाल देख लेता हूँ। अगर इस शीट में कोई एक और सवाल और आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? जी सर। जी। सो हम सीख लेते हैं आईएएस कैसे बनाते हैं। आईएएस का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब इस सवाल को जरा करते हैं, ये सवाल हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले जब हम आईएएस बनाएंगे ना बेटा, बल्कि मैं यहाँ करवा देता हूँ आईएएस का सवाल। आईएएस कैसे बनाते हैं? आईएएस में बेटा दो कॉलम होते हैं।
एक कॉलम होता है वर्किंग का, एक कॉलम होता है फाइनल फिगर का। ठीक है, मैं शॉर्टकट करके बना रहा हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है हमारे पास? 248,200। इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्ट्स। तो रिटर्न इनवर्ट्स कितने हैं? पेपर में जब कोई चीज माइनस करेंगे ना आप, तो उसके आगे जो है लेस का वर्ड लिखें, उसके आगे लेस का वर्ड लिखें, और जो चीज आप माइनस कर रहे हो उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें। तो रिटर्न इनवर्ड आपके पास सवाल में कितने आ रहे हैं? 7,850। तो आप क्या करें? माइनस की फॉर्म लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, और 7,850 क्या कर दें? माइनस कर दें। आपके पास नेट रेवेन्यू आ जाएगा। सर इसके बाद आगे क्या करेंगे? हम आगे लिखेंगे लेस। पेपर में शॉर्टकट यूज नहीं करना, पूरा पूरा लिखना है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। सॉरी, आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, वैल्यूज बता सकते हैं। अच्छा, अब ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है वो आप सवाल में देख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है हमारे पास? ये रही इन्वेंट्री, ये देख सकते हैं, ये रही 20,450। तो 20,450 लिख लें आप लोग। 20,450 हमारी क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद क्या करेंगे सर? हम परचेजेस लिखेंगे। ठीक है। परचेजेस कितना है? परचेजेस ये आप देख सकते हैं, 104,750। 104,750 लिख दें। उसके बाद सर हम क्या करते थे? कैरेज इनवर्ड लिखते थे। ठीक है बेटा। कैरेज इनवर्ड कितना है देख लें बेटा। कैरेज इनवर्ड कितना है सर? 3,400। सर कैरेज इनवर्ड क्या करते हैं सर? ऐड करते हैं। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है सवाल में। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इज देयर एनी रिटर्न आउटवर्ड? नो सर। अच्छा, एक बात और बताऊं, रिटर्न आउटवर्ड के अलावा एक काम और करते हैं, कभी कभार क्या करता है ऑनर गुड्स विड्रॉ करता है। अगर एडजस्टमेंट में, ये एक होती है ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दी हुई है, एक ये ड्राइंग है जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये ड्राइंग है, ये तो एसएफपी में जाती है। लेकिन कभी कभार एडजस्टमेंट के अंदर एक ड्राइंग तो ये वाली है ना, ये तो एसएफपी में जाती है, इसको आप छोड़ दें। एडजस्टमेंट के अंदर वो कहता है कि ऑनर ने गुड्स विदड्रॉ किए थे अपने ओन यूज के लिए। अगर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट होगी ना, तो उसका फिर इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है, मतलब वो हम परचेज से फिर माइनस करते हैं। ये जो परचेज लिखी है ना, इसके नीचे हम लिखते हैं ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग ऑफ गुड्स लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस वाली ड्राइंग नहीं लिखते, एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग लिखते हैं, क्योंकि ये पसंदीदा एंट्री है उसकी एग्जामिनर की, वो देता रहता है। उसके बाद सर हम क्या करेंगे? सर हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको हमेशा नीचे दी हुई होगी, ये रही दी हुई है, 17,300। तो हम लिख देते हैं 17,300, और इसको क्या कर देंगे? माइनस करें। जब कोई चीज माइनस करनी हो, ब्रैकेट लगाया करें, या फिर साइड पे यहाँ पे लिख दिया करें लेस, LESS। मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट कर दूं, आपको नजर नहीं आ रहा, एक मिनट करें। असल में ये टाइम ऐसा होता है ना कि सब नेट टॉप लेवल का चल रहा होता है। हैंग हो गई स्क्रीन, चले। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद क्या करेंगे? आप टोटल करेंगे किसका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज एनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो आंसर आएगा वो आप फाइनल कॉलम में लिख देंगे। दो कॉलम होते हैं ना, ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अलग से भी लिख सकते हैं, जब अलग से लिखेंगे तो बताना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसके सामने भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैं बताना क्या चाह रहा था, ये देखिए ये वाली जगह ना, यहाँ लेस का वर्ड लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने एमएस में किया होगा, ये एमएस है। तो एमएस में आप देखें, बकायदा वो जब कोई चीज लेस कर रहा होता है, ये देखें उसने लेस का वर्ड लिखा है, और ये देखें उसने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है। और ओपनिंग इन्वेंट्री हम ज्यादा नहीं लिखते, हम लिखते हैं इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर 2014। हम क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिखते, इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2015। तो डेट लिखें तो बहुत अच्छी बात है, डेट नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बाकी आप देख सकते हैं, ये हमने इन्वेंट्री लिखी, परचेजेस लिखी, कैरेज इनवर्ट लिखा, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की, ये आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमने इसके सामने लिखा।
और आखिर में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सर इसके बाद हम क्या करते हैं, अदर इनकम लिखते हैं, अदर इनकम की हेडिंग देते हैं। तो आपके पास सवाल में डिस्काउंट रिसीव था, कमीशन रिसीव था, हमने ये दोनों लिखे, इनकम ने टोटल लिखा, वो आ गया 14,150। आप चाहें तो ये टोटल इसमें प्लस कर लें, या चाहें तो एज इट इज रहने दें, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे लेस एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए पहले वो लिखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए पहले वो लिखेंगे। क्या मतलब, मैं आपको जरा बता दूं। देखें, एक एक्सपेंस तो वही जो ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आएगा, इंश्योरेंस आएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल ये भी एक्सपेंस है, ये भी आएगा। ये वो एक्सपेंस है जो एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो आपने कैलकुलेट किए थे, जो आपने कैलकुलेट किए थे और जो एडजस्टमेंट में दिए थे। ठीक है, दो एक्सपेंसेस थे। एक वो थे जो एडजस्टमेंट में दिए थे, अगर आपको याद हो एडजस्टमेंट में बेड डेट दिया हुआ था। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, थोड़ा मसला आ रहा है नेट का। पानी पिलाइएगा, नेट का बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पे, इशू आ गया। जब तक रिकॉर्डिंग रोक दूँ। और सुनाए कल के। बेटा मैं ये कह रहा था कि हम पहले वो एक्सपेंस लिखेंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। तो ये सारे एक्सपेंस हम लिखेंगे पहले, ठीक है, जो दिए हुए हैं। इसमें आपने ये ख्याल करना है, कुछ एक्सपेंस ऐसे थे उसमें अक्रूड एंड प्रीपेड का चक्कर था। जैसे आप देख लें, यहाँ लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2,600 अक्रूड है, तो इनकी वैल्यू रिवाइज कर देंगे। जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई है उसके अंदर हम जाके क्या करेंगे, 2,600 प्लस करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसमें प्री पेड है 900 रुपए का। तो जो ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है हम वो लेंगे, लेकिन उसमें से 900 माइनस करेंगे। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हम वो एक्सपेंस लिखेंगे जो हमें एडजस्टमेंट्स में दिए हुए हैं। ये देखें, ये बेड डेट है। बेड डेट तकरीबन ज्यादातर सवाल में आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। बेड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, बल्कि बेड डेट आपको एडिशनल इन्फो के अंदर बताएगा। तो बेड डेट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो ये जाता है एक्सपेंस में, दूसरा मेरे सिविल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं। ये अक्रूड है, इसकी भी दो इम्पैक्ट हैं। ये प्रीपेड है, इसकी भी दो इम्पैक्ट हैं। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसकी भी दो इम्पैक्ट हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही इम्पैक्ट सिखाया, वो है आईएस का, इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम वो एक्सपेंस लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किए थे। सर कौन से एक्सपेंस जो आपने कैलकुलेट किए थे, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी। डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन बहुत रेयर होता है कि वो सवाल में आपको दे। दूसरी चीज, आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आप लोगों ने टी अकाउंट बनाया था, बीडी लिखा था, सीडी लिखा था, उसका डिफरेंस। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपने कैलकुलेट की थी वो है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तीन चीजें जो आपने कैलकुलेट की थी ये आप लिखेंगे। तो आप जाके नीचे देख सकते हैं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये लेस एक्सपेंसेस में आप चले जाएं, उसने वो सारे एक्सपेंस लिखे हैं जो सवाल में दिए थे, और एज इज लिखे हैं, सिवाय एडवर्टाइजमेंट के एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। एडवर्टाइजमेंट में उसने 900 माइनस किए क्योंकि ये प्रीपेड था, और 2,600 डिस्ट्रीब्यूशन में प्लस किए क्योंकि ये आपका अक्रूड था। डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं थी, उसने कैलकुलेट की है। इसका मैंने तरीका बता दिया था कि फिक्सड एंड फ्लोटिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड था, जो कॉस्ट थी उस पर लगानी थी परसेंटेज। कंप्यूटर इक्विपमेंट में बुक वैल्यू था, तो हमने कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्स माइनस की, लगाई परसेंटेज। और लीज होल्ड था हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड था लीज होल्ड। ऊपर देखिए। उसके बाद बैंक और इंटरेस्ट ये हमने कैलकुलेट किया था, बेड डेट एडजस्टमेंट में दिया था, इंक्रीज इन प्रोविजन हमने क्या किया था बेटा, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। और इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंसेस, और वो हम माइनस करेंगे किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ना, ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये हमारी अदर इनकम आई, और ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल आया। तो एक्सपेंसेस का टोटल आप क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करें, और उसके बाद जो है आपका अल्लाह भला करे, आप इसमें अदर इनकम अपनी ऐड कर दें। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल। जी बेटा, नो, ये चीज समझ में आ गई। चलें, आप लोगों ने आईएएस बनानी है, इस शीट की मैं भेज रहा हूँ ये ग्रुप में, आप लोगों ने खुद आईएएस बनानी है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डिस्कस करते हैं। आईएएस बनाना सीखनी है बेटा, मैं हम और भी सवाल करेंगे इस साल, इस तरह के सवाल आने के चांसेस बहुत है। अच्छा, इस आईएएस इसमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखें। ट्रायल बैलेंस में सीन क्या है, कुछ आइटम है, जरा मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है कैरेज ऑफ गुड्स। इसमें ये नहीं बताया कैरेज इनवर्ड है कैरेज आउटवर्ड है, खामोश है। तो आपने परेशान नहीं होना, आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उससे क्लियर होगा। ये देखें डिस्पोजल, उसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट। अच्छा देखें, किसी भी चीज का अगर क्रेडिट बैलेंस हो ना, किसी भी चीज का अगर क्रेडिट बैलेंस हो, या तो वो लाइबिलिटी है या वो इनकम है, या तो वो लाइबिलिटी है या वो इनकम है। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि डिस्पोजल तो बनता है गेन एंड लॉस के लिए। डिस्पोजल का अकाउंट आपने वीडियो देखी होगी। डिस्पोजल का अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें ये पता लगे कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये गेन ऑन डिस्पोजल शो कर रहा है कि हमने कोई आइटम बेचा था, उस पर हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है। डिस्पोजल क्रेडिट बैलेंस तभी आता है जब आप एक चीज बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट पैसे ज्यादा रिसीव करें। डिस्पोजल के अकाउंट की दो साइड होती हैं। एक होती है डेबिट साइड, अगर मैं कोई टी अकाउंट बना रहा हूँ, वेट जस्ट वेट, अगर मैं कोई टी अकाउंट बना रहा हूँ तो एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एक्सपेंस की साइड होती है और क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है। तो अगर डिस्पोजल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, या तो वो लाइबिलिटी होगा या वो इनकम होगा। तो डिस्पोजल का ताल्लुक एक्सपेंस से होता है और इनकम से होता है, मतलब हम गेन एंड लॉस के लिए बनाते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो ये गेन ऑन डिस्पोजल है, ये अदर इनकम में जाएगा। ठीक है। कैरेज ऑफ गुड्स का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के अंदर वो बताएगा, वहां से हम देखेंगे। अब आते हैं एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब ये पहली एडजस्टमेंट है। On 15 August 2019, goods has been purchased on credit for 1950. The transaction has not been recorded in the books. आपने करेक्शन ऑफ एरर पढ़ा है, इसका क्या करेंगे मुझे बताएं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका ऊपर चीजों में, कौन सी वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। हमने एक क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं की थी, शाबाश बेटा, परचेजेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब आप परचेजेस लिखेंगे ना आईएएस के अंदर, तो उसमें 1950 ऐड कर देंगे। और दूसरा भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा ट्रेड पेबल पे, क्योंकि ये लाइबिलिटी भी बढ़ाएगा आपकी, उधार पे परचेज किया आपने, तो इससे आपकी लाइबिलिटी में भी क्या होगा, इजाफा होगा, वो हम बाद में करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कैरेज ऑफ गुड्स दिया था उसने सवाल में 9000, तो उसने ये नहीं बताया था इस कैरेज में इनवर्ड कितना है आउटवर्ड कितना है, क्योंकि इनवर्ट कहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, आउटवर्ट कहाँ आता है, एक्सपेंसेस में आता है। तो उसने यहाँ यही बताया कि वो जो 9000 के हमने कैरेज लिखा ना ऊपर, उसमें से 2000 का ताल्लुक किसके साथ है, परचेज के साथ है। ठीक है। आप देख लें, ऊपर इसने कितना दिया है हमें कैरेज, कैरेज इसने दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि इसमें कितना इनवर्ड है कितना आउटवर्ड है। तो अब इसने नीचे बोल दिया है कि इसमें 2700 आपने कहाँ लिखना है, एज अ परचेज लिखना है, मतलब परचेजेस के बाद लिखेंगे कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। और 9000 में से 2700 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आपका आएगा 5300 आई थिंक सो, वो आपका क्या होगा, अल्लाह वाला, बल्कि 6300 आएगा, वो आपका होगा क्या नाम है, कैरेज आउटपुट होगा। यहां तक कोई सवाल। अच्छा जी। साल के आखिर में इन्वेंट्री इतनी आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा ये जरा सुन लें, ये लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल ड्यू। रेंट रिसीवेबल ड्यू, पहले जरा देख लेते हैं इस सवाल में रेंट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, और रेंट है क्या। पहले जरा सवाल में देख लेते हैं रेंट कहाँ है, ये रहा। अच्छा, रेंट के आगे इसने रिसीवेबल का वर्ड यूज किया है। अच्छा, आजकल जो है ना रिसीव का वर्ड यूज करता है, इसके आगे क्या लिखता है, रिसीव लिखता है। एक बात ज़हन में बिठा लीजिएगा, कुछ नाम ऐसे होते हैं वो एक्सपेंस में भी आते हैं इनकम में भी आते हैं। लाइक फॉर सपोज कमीशन, अगर खाली कमीशन लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है। अगर कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है या कमीशन रिसीवेबल आ जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से रेंट इनकम के तौर पे भी आता है, एक्सपेंस के तौर पे भी आता है। हम कैसे पता लगाएंगे रेंट एक्सपेंस है या इनकम है, अगर सवाल में खाली रेंट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो एक्सपेंस है। लेकिन सवाल में अगर वो रेंट रिसीवेबल का वर्ड यूज करता है या फिर रेंट रिसीव्ड का वर्ड यूज करता है, तो वो मान ली क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इनकम कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ आप देखें, यहाँ इसने लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल 14500, इट मीन्स ये जो रेंट है ये रेंटल इनकम का अकाउंट है। अच्छा, ड्यू का क्या करेंगे, प्रीपेड के क्या करेंगे, पॉलिसीज वही है। अगर एक चीज ड्यू है तो वो रेलेवेंट इनकम और एक्सपेंस को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ड्यू का मतलब क्या है, कि वो पैसे इसमें शामिल नहीं है लेकिन शामिल होने चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक इस साल से।
और प्रीपेड का मतलब क्या है, वो पैसे शामिल हैं। एडवांस का मतलब क्या है, शामिल है, वो हमें हटाने होंगे। तो ड्यू का क्या करेंगे सर, इसी रेंट रिसीवेबल में ऐड करेंगे। और ये रेंट रिसीवेबल जाएगा कहाँ वैसे, अदर इनकम में या एक्सपेंस में? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अच्छा जी, इसका मुझे बताएं कि इंश्योरेंस इंक्लूड एन एनुअल पेमेंट ऑफ 800 मेड ऑन 1 जनवरी 2018। अच्छा, पहली बात, ये एनुअल पेमेंट है, यानी ये 12 महीने की पेमेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये पेमेंट हमने किस डेट को की है? ये पेमेंट हमने की है 1 जनवरी 2019 को, और हमारा साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 2019 को। अब आप मुझे बताएं, 30 सितंबर 2019 को हमारा साल एंड हो रहा है, और हमने पेमेंट की 1 जनवरी 2019 को। जाहिर है इसका फायदा कब तक होगा? इसका फायदा हमें दिसंबर 2019 तक होगा। ठीक है। और ये पूरे 12 महीने की पेमेंट है। इसका क्या करेंगे मुझे बताएं। जी गाइस, माइनस करेंगे, सही बता रहे हैं, प्रीपेड है। लेकिन कितना अमाउंट आएगा ये तो बताएं। रोमान बेटा, आप भी पार्टिसिपेट करें। जी गाइस, इंश्योरेंस में प्रीपेड है। प्रीपेड अमाउंट कितना होगा? आपको फॉर्मूला बताया था ना, जो पेमेंट दी है उसको मल्टीप्लाई करना है मंथ से, डिवाइड करना है कितने अरसे की पेमेंट है। ये तो 12 महीने की पेमेंट है, डिवाइड 12 से ही करेंगे। लेकिन कितने महीने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? अच्छा, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ना, वो तो ये रहा ना, वो तो मैं, मुझे पता है इंश्योरेंस का अमाउंट ये रहा। सॉरी, ये रहा इंश्योरेंस का अमाउंट। मैं आपको चलो हाईलाइट कर देता हूँ। इंश्योरेंस का अमाउंट ये रहा 2700। ठीक है। इस 900 का क्या करेंगे मुझे ये बताएं। जी रोमान बेटा, आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी बताएं। जी बेटा, देखें, 800 की हमने पेमेंट की थी, हम लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय, हमारा साल एंड हो रहा है दिसंबर में, और सॉरी सितंबर में। इनकम स्टेटमेंट इस डेट पे बनेगी, 30 सितंबर में बनेगी। आप रिक्वायरमेंट भी देख लें, 30 सितंबर बना रहा है। ठीक है। तो हम 30 सितंबर के ये पेमेंट का जो फायदा है आपको दिसंबर 2019 तक होगा। इसका मतलब सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। उसके बाद कौन सा आता है? नवंबर। उसके बाद कौन सा आता है? दिसंबर। 3 महीने की पेमेंट एक्स्ट्रा है, और ये एनुअल पेमेंट है, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा 200। शाबाश बेटा। इस 200 का क्या करेंगे, ये प्रीपेड है, ये माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है 750 वॉज ओविंग फॉर वाटर। वाटर से मुराद ये हमारा पानी, बिजली का जो पानी का बिल होता है वो, ये वो एक्सपेंस है। इसका क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ये ओविंग है, ओविंग को ऐड करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 16,000 वॉज परचेज ऑन 19 सितंबर 2019। पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन द बुक्स। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे बताएं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये करेक्शन ऑफ एरर की तरह है। आपने क्या करना है, रेलेवेंट अकाउंट्स को बढ़ा देना होगा। अगर हमने मोटर व्हीकल रिकॉर्ड नहीं किया, मोटर व्हीकल को बढ़ा देंगे। और हमने पेमेंट बाय चेक की थी, इसकी एंट्री कर लेते हैं, चलो मैं आपको और आसान करता हूँ। इसकी एंट्री क्या है? अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो मोटर व्हीकल को डेबिट कर देंगे 16,000 से, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16,000 से। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, अगर आप सवाल में जाएं, आपके पास मोटर व्हीकल आ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंट दो आएंगे मोटर व्हीकल के, नॉन क्रेडिट के। एक होंगे जिसमें उसकी कॉस्ट आ रही होगी, एक होगी इसमें डेप्रिसिएशन आ रही होगी। हम कॉस्ट वाले को देखेंगे। तो मोटर व्हीकल हमारे पास सवाल में 30,000 आ रहे हैं, उसमें जाके 16,000 हम ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 46,000। कितनी? 46,000। ये वैल्यू हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि आगे जाके जो डेप्रिसिएशन लगेगी ना, उसमें 46,000 काउंट होगा। ठीक है। बेटा दीपिका, बेटा मोटर व्हीकल तो एसएफपी में जाएगा, लेकिन इसकी डेप्सन तो कैलकुलेट होगी ना। कल आपने देखा था बैड डेट के लिए मैंने क्या किया था, पहले रिसीवेबल से जाके अमाउंट माइनस किया था। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं कि उनसे रिलेवेंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक वो, और एक डेप्रिसिएशन। इसमें आपने ख्याल करना है।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से अगर कोई कोई बैड डेट की एडजस्टमेंट है तो पहले वो करनी पड़ेगी आपने, मतलब रिसीवेबल से अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अच्छा, दूसरा बैंक है, बैंक का बैलेंस देख लें। बैंक का बैलेंस हमारे पास आ रहा है 27450 डेबिट यानी प्लस में, इसमें से माइनस कर देंगे 16,000। ठीक है। अच्छा, वैसे ये एसएफपी का काम है। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है लैंड कॉस्टिंग 60,000 इज नॉट डेप्रिसिएटेड, द बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड एट 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? कभी कभार सवाल में वो लैंड एंड बिल्डिंग को मिला के देता है, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग पे लगानी होती है, लैंड पे नहीं लगानी होती। तो उसके लिए उसको बताना पड़ता है कि लैंड की वैल्यू कितनी थी। तो अगर आप सवाल में जाएं, सवाल में इसने लैंड एंड बिल्डिंग मिला के दिया होगा, देख लें, मिला के दिया हुआ है और लिखा हुआ है 1,70,000। मैंने एक बंगला लिया, बंगले की जमीन खरीदी और फिर उस पर मैंने बंगला बनाया, बिल्डिंग बनाई, टोटल कॉस्ट आ गई 1,70,000। अब लैंड वैसे डेप्रिसिएट नहीं होती, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिसिएट होती है। तो इसको कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, 1,70,000 में से, 1,70,000 में से आप लैंड की, सॉरी, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए, वैसे नहीं माइनस करेंगे, सिर्फ डेप्सिन के लिए माइनस करेंगे। 1,70,000 में से आप 60,000 माइनस कर देंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए, हमें ये पता लग जाए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। तो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। ठीक है। तो ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की लगती है। तो 1,70,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,10,000। ठीक है। ये थोड़ा हैंग हो रही है स्क्रीन, मे बी नेट की वजह से, तो आंसर आ जाएगा बाद में। आगे चलते हैं। वो कह रहा है बिल्डिंग आर डेप्रिसिएटेड एट 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। आपने क्या करना है, बिल्डिंग की कॉस्ट आपने फाइंड कर ली 1,10,000, उस पर आप लगा दीजिएगा 2%, क्योंकि कॉस्ट का वर्ड यूज हुआ है तो पुराने डेप्सिट माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ये आपके सामने आंसर नजर आ जाएगा, स्क्रीन नजर आ जाएगी कुछ ही देर में। मोटर व्हीकल के बारे में कह रहा है कि मोटर व्हीकल पे आपने क्या करना है, 25% लगाना है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट 30,000 थी, 16,000 आपने प्लस किया तो उसकी कॉस्ट रिवाइज होकर आ गई 46,000। कितनी आ गई? 46,000 आ गई। इस 46,000 में से, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपने 10,000 डेप्सिन के माइनस करने होंगे, देन लगानी होगी परसेंटेज। ठीक है। डेप्सिन के दो तरीके होते हैं मोस्टली। एक तरीका ये होता है कॉस्ट पे लगाओ परसेंटेज, एक तरीका होता है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देन परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, फिक्सचर एंड फिटिंग के बारे में कह रहा है 10% ऑन कॉस्ट। तो फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है? 7,000। 7,000 पे लगा दे 10%। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल में 7,000 इरिकवरेबल है। तो इरिकवरेबल का क्या करेंगे? 7,000 रुपए, 7,000 इरिकवरेबल है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, ये रे दिए हुए। जी बेटा, इसके क्या सीन है? आईएएस में क्या होगा ये बताएं। ट्रेड रिसीवेबल में 7,000 इरिकवरेबल है, मतलब ये नहीं ये पैसे इंक्लूडेड है लेकिन हमें नहीं मिलने वाले। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये हमारे लिए हो जाएंगे बैड डेट। क्या हो जाएंगे बेटा? ये हमारे लिए हो जाएंगे बैड डेट्स। ठीक है। और ये बैड डेट कहाँ जाएगा? आईएएस में जाएगा। और दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा? दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इसको हम रिसीवेबल से माइनस करेंगे। ये क्यों माइनस करेंगे? ताकि आगे जाके हमारे प्रोविजन में हमारे लिए मसला नहीं हो। तो 7,000 यहाँ से हम माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास रिसीवेबल की वैल्यू रिवाइज हो जाए, और वो आ जाएगी हमारे पास 28,000। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब सुन लें। अब प्रोविजन के ऊपर आते हैं। प्रोविजन के बारे में वो कह रहा है कि प्रोविजन इज मेंटेन एट 5%। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए आप प्रोविजन का टी अकाउंट बना लें। ठीक है। टी अकाउंट बना लें। सबसे पहले लिखें बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में हमारे पास कितना आएगा? ये 900 आएगा। आपने 900 लिखा। फिर लिखें सीडी। सीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीडी को कैसे हम लिखेंगे? 28,000, देन मल्टीप्लाई करेंगे 5%। मुझे पता है कितना है जी। 28,000 मल्टीप्लाई 5% कितना है बेटा? 1,400। बीडी सवाल में अगर नहीं दिया तो फिर जीरो लिखिएगा। ठीक है। बीडी अगर सवाल में नहीं दिया तो फिर जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है। इस सवाल में बीडी कहाँ से आता है? ट्रायल बैलेंस से आता है।
ये ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है ये बैलेंस बीडी होता है। सीडी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हमने बीडी लिखा, सीडी लिखा, दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, तो आपका ये प्रोविजन बढ़ रहा है, आपका प्रोविजन आपका बढ़ रहा है, और डिफरेंस यहाँ पर आएगा, और डिफरेंस होगा अराउंड आपका 500 का। ठीक है। तो जब भी आपके पास प्रोविजन बढ़ रहा हो या डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा हो, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है और आईएस डेबिट हो रहा है। आईएस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है।